बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। उत्तराखंड में दिसंबर के महीने में इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री से इसके लिए समय मांगा जा रहा है और संभवतः दिसंबर के दूसरे हफ्ते में समिट का आयोजन होगा। इन्वेस्टर समिट के लिए उत्तराखंड सरकार की ओर से तमाम तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। जुलाई के दूसरे हफ्ते से रोड शो का आयोजन किया जाएगा। देश के विभिन्न 5-6 स्थानों से रोड शो के अलावा विदेश में दुबई और सिंगापुर में रोड शो का भी आयोजन किया जाएगा। मुख्य सचिव और आर मीनाक्षी सुंदरम ने बताया कि इन दोनों जगहों पर अधिक संख्या में इन्वेस्टर्स हैं। ये टेंटेटिवली डिसीजन लिया हुआ है कि दिसंबर के सेकेंड वीक में हम लोग इन्वेस्टर समिट को करेंगे और इसमें चूंकि माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध कर रहे हैं कि उनकी सुविधा अनुसार तिथि हमें मिल जाए, तो इसलिए तिथि को हमने थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रखा हुआ है। और हमारी जो जितने रोड शोज होनी है, तो रोड शोज हम विद इन द कंट्री 5 या 6 करेंगे और आउटसाइड द कंट्री 2 रोड शोज करेंगे। ये रोड शोज हम लोग जुलाई के सेकेंड वीक से प्रारंभ करना चाह रहे हैं। उसके लिए तैयारियां हम लोग कर रहे हैं। उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। भारी बारिश के कारण मौसम विभाग ने 24 जून से 30 जून तक प्रदेश में रेड अलर्ट जारी किया है, जिसके तहत उत्तरकाशी, देहरादून, टिहरी, नैनीताल, पिथौरागढ़, बागेश्वर में भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जिसकी वजह से राज्य में नदी नालों का भूजल स्तर बढ़ने के साथ साथ भूस्खलन और चट्टानों के गिरने की संभावना भी जताई है। साथ ही साथ मौसम विभाग ने लोगों को यात्रा के दौरान सावधानी बरतने की भी सलाह दी है। जारी किया गया है, जहां पर 30 जून तक रेड अलर्ट जारी किया गया है और साथ ही साथ यात्रा के दौरान सावधानी बरतने की भी अपील की गई है। की तरफ से चेतावनी दी गई है, जिसके तहत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कई शहरों में भारी बारिश होने की आशंका जताई जा रही है। जून तक बारिश की संभावना जताई जा रही है। भारी बारिश हो सकती है। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि बद्रीनाथ और केदारनाथ की यात्रा भी चल रही है और बड़ी संख्या में देश के कोने कोने से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और इसी को लेकर क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी भी जारी की गई है, जिसके तहत जो भी यात्री पहुंच रहे हैं उन सभी को सावधानी बरतने की अपील की गई है, क्योंकि ऐसी स्थिति में भूस्खलन की भी स्थिति बनती है। वहीं प्रदेश सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों को तमाम योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। इसमें
सरकार द्वारा कोई कोताही नहीं बरती जा रही है। यह कहना है उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष मजहर नईम नवाब का, जिन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि जिला स्तर की बैठक में यह बातें स्पष्ट हो गई हैं कि योजनाओं का लाभ लोगों को लगातार मिल रहा है। हम लगातार समीक्षा कर रहे हैं और लोग खुश हैं। मगर वहीं उन्होंने आयुष्मान योजना को लेकर कहा कि प्रत्येक जिले में आयुष्मान अस्पतालों का ब्यौरा उपलब्ध नहीं है, जिसको लेकर प्रत्येक जिले के सीएमओ को आदेश दिए गए हैं। वे इसका ब्यौरा अपलोड करें और जनता तक पहुंचाएं ताकि लोगों को अस्पताल पहुंचने और ढूंढने में कोई दिक्कत न हो। अल्पसंख्यक निदेशालय बना है, उसमें जो योजना भारत सरकार की और उत्तराखंड सरकार की योजनाएं हैं, चाहे प्रधानमंत्री जन विकास योजना हो या मुख्यमंत्री हुनर योजना हो, इसके अलावा अल्पसंख्यक कल्याण निधि हो या मौलाना आज़ाद ट्रस्ट से संबंधित जो हायर एजुकेशन के लिए योजनाएं हैं और बच्चों के लिए लोन की योजनाएं हैं रोजगार के तहत। इसमें MRI ये बड़ी जांच है, कैंसर की जांच है, कैंसर और आयुष्मान की, ये सारी लिस्ट मंगवा दी मैंने। मुख्य जांचें इनके रेट भी हैं। मुख्य जांचें कौन कौन सी हैं? जो सारी जांच आयुष्मान में अस्पतालों का ब्यौरा उपलब्ध नहीं है, इसके लिए भी अधिकारियों को आदेश दिए गए हैं। पूजा बोला साहब 40-50 है, 40 वो भी है, 40-50 है। ये है स्थिति जो है। इसमें MRI ये बड़ी जांच है, कैंसर की जांच है, कैंसर और आयुष्मान की, ये सारी लिस्ट मंगवा दी मैंने। मुख्य जांचें इनके रेट भी हैं। मुख्य जांचें कौन? चलिए फिलहाल के लिए रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। G20 की सफल मेजबानी से आज भारत वसुधैव कुटुंबकम के संदेश के साथ पूरी दुनिया में अपने बढ़ते प्रतिनिधित्व का परिचय दे रहा है। देवभूमि उत्तराखंड ने G20 सम्मेलन की पिछली 2 सफल बैठकों की मेजबानी के साथ पूरी दुनिया को अपनी समृद्ध परंपराओं, संस्कृति और चहुमुखी विकास से रूबरू कराया है। एक बार फिर उत्तराखंड तैयार है 26 से 28 जून तक G20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक के लिए। अंतर्राष्ट्रीय फलक पर आज उत्तराखंड का वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर नए भारत की तस्वीर पेश कर रहा है। ऑल वेदर रोड से बढ़ रहा है पर्यटन, राज्य के वर्ल्ड क्लास हाईवे बढ़ा रहे हैं रफ्तार, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे बना एशिया में मिसाल, वही यात्रा मार्गों की दूरियों को कम कर रहे हैं रोपवे, ब्रिज, फ्लाईओवर्स के बढ़ते निर्माण, वंदे भारत ट्रेन की जनता को मिली सौगात। वहीं पहाड़ पर रेल के संकल्प को साकार कर रहा ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे का भव्य निर्माण। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून बन रही स्मार्ट सिटी, तो वहीं अमृत योजना के प्रभावी क्रियान्वयन से बदल रहा लोगों का जीवन। एक बार फिर उत्तराखंड अतिथि देवो भवा के ध्येय के साथ तैयार है G20 सम्मेलन के शानदार आयोजन के साथ दुनिया के स्वागत के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा 4 जुलाई से शुरू हो रही है, जिसको लेकर आज डीएम की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें डीएम समेत व्यापारी, साधु संत, सामाजिक संगठन, गंगा सभा और वरिष्ठ स्थानीय लोगों ने मौजूदगी दर्ज कराई। इस दौरान आने वाले कांवड़ियों और स्थानीय निवासियों को
दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, इसी सिलसिले में बैठक की गई। साथ ही साथ जो कार्य कांवड़ मेले के दृष्टिगत रह गए हैं उनको भी जल्द से जल्द पूरा करने के आदेश दिए गए। इस बार कांवड़ियों को यातायात प्लान की जानकारी और साथ ही साथ पार्किंग की जानकारी QR कोड के माध्यम से दी जाएगी। उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार करोड़ों की संख्या में कांवड़िया गंगा जल भरने हरिद्वार पहुंच सकते हैं। साथ ही साथ कांवड़ मेले को देखते हुए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। पुलिस द्वारा सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। तो 4 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है और इसी को लेकर तैयारियां पूरी की जा रही हैं। और इस दौरान व्यापारियों को कोई दिक्कत ना हो, यहाँ की जनता को, स्थानीय जनता को यहाँ पे कोई दिक्कत ना हो, और जो कांवड़िए आ रहे हैं श्रद्धा के साथ हमारे हर की पैड़ी क्षेत्र में, और उन लोगों को भी कोई दिक्कत ना हो। कांवड़ यात्रा को लेकर तैयारियां पूरी की जा रही हैं और इसी को लेकर आज एक बैठक की गई। बैठक में GM भी मौजूद रहे, साथ ही साथ कई व्यापारी भी मौजूद रहे। बता दें कि इस बार विशेष तौर पर एक QR कोड तैयार किया गया है जिससे जो यात्री पहुंच रहे हैं उन्हें किसी भी तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े। पुलिस सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं क्योंकि इस बार आशंका जताई जा रही है कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा जल लेने पहुंचेंगे। कोड का भी इस पर जिक्र किया गया है जिसके तहत QR कोड की मदद से जो भी कांवड़िए पहुंच रहे हैं वो यातायात व्यवस्था का और बाकी सारी व्यवस्थाओं का जायजा ले सकते हैं QR कोड के माध्यम से। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर आपको बता दें कि रामलीला कमेटी कर्नाटक खोला के संस्थापक संयोजक पूर्व दर्जा मंत्री विट्टा कर्नाटक ने आदिपुरुष फिल्म में दिखाए गए पात्रों को खराब चित्रण और त्रुटिपूर्ण संवाद जिम्मेदार लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। और कर्नाटक द्वारा दी गई तहरीर में उन्होंने कहा कि आदिपुरुष फिल्म को अपने संवादों के साथ साथ महत्वपूर्ण पात्रों के खराब चित्रण, अभद्र संवाद और भ्रमित करने वाले कहानियों के माध्यम से रामायण का मजाक उड़ाने के कारण सनातन धर्म के लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ रामायण महाकाव्य आम जनमानस से जुड़ा हुआ है जिसे हम श्रद्धापूर्वक देखने और पढ़ने का काम करते हैं। फिल्म आई है आदिपुरुष, जिसमें हमारे रामायण ग्रंथ महाग्रंथ का अपमान किया है, जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से लेकर जो हमारे नायक हैं, जो हमारे आराध्य हैं, माता सीता, हनुमान जी, और उसके खलनायक जिसे माना जाता है रावण तक के किरदार को इस तरीके से चित्रण किया गया है, इस तरीके से दिखाया गया है जो अपने आप में बहुत ही जिसपे हमारा पूरा विरोध है। वहीं बीजेपी के महाजनसंपर्क अभियान के अंतिम चरण में प्रदेश की सभी लोकसभा सीटों पर एक बड़ी रैली होनी है जिसको लेकर पार्टी चुनावी तैयारियों में जुटी हुई है। वहीं कांग्रेस और बसपा ने बीजेपी की इन तैयारियों पर कटाक्ष किया। कांग्रेस और बसपा ने कहा कि बीजेपी जनता के से झूठे वादे और जुमलेबाजी करती है। प्रदेश में बहुत से ज्वलंत मुद्दे हैं लेकिन बीजेपी ने इसको दरकिनार कर दिया है। अपनी चुनावी तैयारियों के तहत बीजेपी ने प्रदेश की सभी 5 लोकसभा सीटों में रैली करने के लिए संगठन स्तर पर तैयारियां पूरी कर ली हैं। रैली कहां होगी, किस स्थिति में होगी, इस पर मुहर लग चुकी है। महारैली के संबंध में महासंपर्क अभियान के प्रदेश संयोजक प्रदेश महामंत्री खिलेन चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि महीने के अंत में 27, 28 और 30 जून को सभी 5 लोकसभा सीटों पर यह रैली आयोजित की जाएगी जिसमें प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहेंगे।
जनसंपर्क अभियान भारतीय जनता पार्टी का एक महत्वपूर्ण अभियान है और इस अभियान के तहत हमने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से जनता के बीच जाने का लक्ष्य रखा है। और जैसे कि हमने पूरी 5 लोकसभाओं में 5 जगह हमने बड़ी बड़ी प्रेसें की थी और फिर विधानसभा बार भी हमने प्रेस की है। और साथ में हमारे चाहे लाभार्थी सम्मेलन हो, चाहे संयुक्त मोर्चा सम्मेलन हो, चाहे हमारे विशिष्ट व्यक्तियों से मिलने का कार्यक्रम हो, या हमारे जो है विकास तीर्थ, यानी कि एक लोकसभा में जो बड़ा विकास का काम हुआ उसको विकास तीर्थ के रूप में हमने माना है और वहाँ टिफिन बैठकें भी की है। टिफिन बैठक के माध्यम से भी हमने कार्यकर्ताओं के साथ सामंजस्य बैठाने का और जनता के साथ मिलने का कार्यक्रम रखा था। भाजपा की तैयारी तो जब से चुनाव होता है और आने वाले चुनाव तक तैयारी करने का ही काम है। इसलिए जुमला पार्टी है, विकास की राजनीति इनसे कोई मतलब नहीं रखती। युवा रोजगार, बेरोजगार दर की ठोकरें खाने पे मजबूर है। इन चीजों से कोई मतलब नहीं। जो भाजपा के द्वारा अभियान चलाकर लोगों को जागरूक करने का काम करे, ये सिवा का सिवा धोखा है। कोई पूछना चाहता है, कोई मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि इस 5 साल के कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार में आती है तब से ये सिर्फ चुनाव जीतने की और चुनाव हारने की तैयारी में लगे रहते हैं। इन्हें बाकी जनता के किसी मुद्दों से कोई मतलब नहीं है। आज उत्तराखंड में देखिए कि उत्तराखंड में पहाड़ों तक से पलायन का दौर शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ये चुनावी मुद्दों से अलग हटके जो जनसंपर्क कर रही है ना, जनता के बीच में जाकर ये बात सुने। उत्तराखंड में लव जिहाद के साथ अब धर्मांतरण के मामले में भी प्रकाश आने लगे हैं। उत्तराखंड धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2018 के तहत श्रीनगर में पिता पुत्र को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। दोनों पर श्रीनगर की एक युवती को धर्म परिवर्तन के लिए उकसाने का आरोप है। दरअसल कुछ दिनों से श्रीनगर में एक ऐसा मामला जोरों से चर्चा पर बना हुआ है जिसमें एक विशेष समुदाय के युवक पर एक स्थानीय युवती को बहला फुसलाकर भगाने की बात की जा रही थी। इस मामले को लेकर हिंदू संगठनों के लोगों ने भी श्रीनगर कोतवाल से मुलाकात की थी। जानकारी के अनुसार गढ़वाल विश्वविद्यालय में पढ़ने वाली एक युवती की श्रीनगर के एक युवक से उसकी सहेली के जरिए कुछ समय पहले मुलाकात हुई थी। बेटी ने अपने परिजनों को घटना की पूरी जानकारी दी, जिसके बाद मंगलवार देर शाम इस मामले में कोतवाल श्रीनगर में ये मामला कोतवाली में दर्ज कराया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी पौड़ी श्वेता चौबे के निर्देश पर एक टीम का गठन किया गया। उक्त आरोपी पिता पुत्र के खिलाफ उत्तराखंड धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2018 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। आरोपी पुत्र पर पीड़ित से छेड़छाड़ की अतिरिक्त धारा भी लगाई गई है। उन्होंने बताया कि आरोपी पिता पुत्र को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पौड़ी की अदालत में पेश किया गया। श्रीनगर पे जिसका आधार पर जो एक FIR दर्ज की गई थी, जिसमें व्यक्ति द्वारा बताया गया था कि एक मेरी लड़की जो है वो विशेष समुदाय की एक लड़की है और एक विशेष समुदाय का लड़का है। उस लड़की की दोस्त है वो, और वो जो लड़का विशेष समुदाय का उसके द्वारा उस लड़की के द्वारा जो इसके सहेली के द्वारा जो है इसको जो है इस्लाम धर्म के प्रति आकर्षित करने, तो इसे हिजाब पहनना, नमाज कैसे करते हैं, नमाज कैसे पढ़ते हैं, इसके लिए उसको आकर्षित किया गया। और निकाह के लिए भी मतलब उसको जो है इस तरह से करने के लिए कहा गया कि उस तरीके से निकाह करें। गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा 10 बड़े कॉलेजों को संबद्ध के विषय पर बोलते हुए डीबीएस कॉलेज के प्राचार्य ने मीडिया से बातचीत करते हुए कार्रवाई सरासर गलत है। उन्होंने कहा कि इस समय कॉलेज में एडमिशन होते हैं और अगर ऐसा कुछ करना होता तो इस पर 6 महीने पहले ही कार्रवाई की जानी थी। आगे उन्होंने कहा कि एक ओर विश्वविद्यालय CUET की परीक्षा के माध्यम से एडमिशन की बात कर रहा है और दूसरी ओर उन्होंने बिना समय गंवाए कॉलेज के असंबद्ध कर दिया है। अभी तक तो विश्वविद्यालय ने तुरंत को कोई पत्र भी नहीं दिया है कि इस सत्र से आपकी संबद्धता खत्म की जा रही है। कोई भी विचार क्या करेगा जाकर के? आपने तो एकाएक इसी में डिसीजन लेकर के अपना वेबसाइट पर डाल दिया है। आपने आज तक कोई पत्र नहीं दिया है। अब वहां से स्वीकृति केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से आपको मिलेगी, उसके बाद में आप सूचित करेंगे, तो तब तक तो समय निकल जाएगा बच्चे का प्रवेश का। देहरादून नगर निगम नए वार्डों में स्थित हजारों व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के मालिकों को बड़ी राहत देने की तैयारी कर रहा है। इन्हें 3 साल के बकाया हाउस टैक्स पर ब्याज नहीं देना पड़ेगा। अगली बोर्ड बैठक में ये प्रस्ताव लाया जाएगा। महापौर सुनील उनियाल कामा ने बताया कि सरकार ने नगर निगम करने वाले करोड़ों
जो वार्ड हैं उसमें 10 साल के लिए हाउस टैक्स माफ कर दिया है। कमर्शियल भवन के मामले में असमंजस की स्थिति के चलते कमर्शियल टैक्स धारकों ने टैक्स जमा नहीं किया। हाल ही में सरकार ने स्पष्ट किया है कि छूट केवल आवासीय भवनों पर ही मान्य होगी, कमर्शियल भवनों को टैक्स जमा करना होगा। उन्होंने बताया कि नगर निगम ने व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के मालिकों को बिल भेजने शुरू कर दिए हैं। अब जनता और पार्षदों की ओर से लगातार मांग उठाई जा रही है। हाउस टैक्स को ब्याज के लेके ये समस्या ये आ रही है कि जहां ये नया क्षेत्र हमारा जुड़ा है, जो कमर्शियल उनके भवन है, कमर्शियल भवन में पहले तो स्थिति शासन से स्पष्ट नहीं थी कि इनको छूट है या नहीं। उसके बाद शासन से जो है स्थिति क्लियर होकर आ गई कि जो कमर्शियल है उसमें सरकार ने छूट नहीं दी है। कुछ लोग इसमें ऐसे थे कि वो टैक्स जमा करना चाह रहे थे, लेकिन हमने उनसे टैक्स लिया नहीं। नैनीताल और आसपास के इलाकों में आजकल पर्यटन सीजन चरम पर है, लिहाजा ट्रैफिक व्यवस्था पुलिस प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। भीमताल और नैनीताल से आने वाले ट्रैफिक का पूरा दबाव हल्द्वानी पर पड़ रहा है। हालांकि ट्रैफिक जाम से निजात पाने के लिए नैनीताल शहर से बाहर रूसी बाईपास पर पार्किंग की व्यवस्था की गई है, लेकिन ट्रैफिक के बढ़ते दबाव से निजात दिलाने के लिहाज से नैनीताल पुलिस हल्द्वानी के टैक्सी स्टैंड और पार्किंग स्थलों को चिन्हित करने का काम कर रही है। एसएसपी नैनीताल का कहना है कि अभी ट्रैफिक व्यवस्था का यह प्लान शुरुआती चरण में, इस प्लान को इंप्लीमेंट कैसे किया जाएगा, इससे सभी विभागों की रायशुमारी और प्लान को तैयार किया जाएगा। भारी संख्या में टूरिस्ट जो है आ रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात भी है। पर्यटन व्यवसाय को हमारे यहाँ बहुत इससे जो है बूम मिला है। इसमें जो नए डेस्टिनेशन हैं मुक्तेश्वर, रामगढ़, वहाँ भी भारी मात्रा में टूरिस्ट आ रहे हैं। इसमें वीकेंड में खासकर सैटरडे और संडे भारी संख्या में टूरिस्ट में आने की वजह से आपका क्योंकि भीमताल से ट्रैफिक अलग आता है और आपका नैनीताल से अलग आता है, इसमें नैनीताल के लिए एक प्लान बनाया। एक बार फिर से मौसम विभाग की भविष्यवाणी सही साबित हुई है। जनपद उधम सिंह नगर में जहां लोग गर्मी से परेशान थे, वहीं बारिश के बाद अब लोगों को गर्मी से राहत मिली है। वहीं दूसरी तरफ किसानों के चेहरे भी खिल उठे हैं। किसानों की माने तो ये मौसम की पहली बारिश है जिससे गर्मी से लोगों को राहत मिलेगी, साथ ही साथ खेती के लिए रामबाण साबित होगी। साथ ही आज से ही कुछ किसानों ने धान की फसल की रुपाई भी शुरू कर दी है। लोग इतनी राहत मिली है, गर्मी इतनी थी कि लोग अटैक पड़ रहे थे लोग, जो अब इतनी राहत मिली, लोग बहुत सगुन है। पौड़ी जनपद में राज्य आंदोलनकारियों के चिन्हीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाने और 10% क्षेत्रीय आरक्षण लागू करने की मांग को लेकर राज्य आंदोलनकारियों ने कोटद्वार तहसील में प्रदर्शन किया। वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी महेंद्र सिंह रावत के नेतृत्व में इस अवसर पर एसडीएम के माध्यम से राज्यपाल को एक ज्ञापन भी सौंपा गया। ज्ञापन का हवाला देते हुए महेंद्र सिंह रावत ने बताया कि वाचक मांगों को लेकर सरकार से मांग की जा रही है, लेकिन सरकार इस मामले में मौन बैठी हुई है। प्रकरण है, 23 साल हो गए राज्य बने हुए, अभी तक आंदोलनकारी चिन्हीकरण का मसला ही पूरा नहीं हो पाया। एक उसको लेकर और एक 10% क्षेत्रीय आरक्षण जो पिछली बार इन्होंने जो अपसम्मति से सिफारिश से मंजूर कर दिया था और इन्होंने कहा कि हमने पास कर दिया, उसके इन्होंने मिठाइयां तक बांट दी थी, आज तक वो लागू नहीं किया गया। देहरादून में मैं लगातार साथी बैठे हुए और हम चाहते हैं कि जल्दी जल्दी, पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में अलग ही मामला है। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।